तो अब जो है हम आर्टिकल 36 से लेकर जो है आर्टिकल 51 के अंदर डील करने वाले हैं डीपीएसपी के बारे में। सेपरेटली डीपीएसपी पे बात होनी है तो इट्स बेटर कि हम सीधा डीपीएसपी लिखे। ये सब चीज़ें अभी मैं हटा देता हूँ। सॉरी। आर्टिकल अगर मैं बात करूँ, इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ऑफ द स्टेट पॉलिसी। चलो मैं इसको पूरा ऐसे लिख देता हूँ, स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसको शॉर्ट में कहते हैं डीपीएसपी, ठीक है। आर्टिकल जो है वो आपका 36 से लेकर जो है 51 तक इसके अंदर है। डीपीएसपी की कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब देश में अधिकार दिए जा रहे थे, जब हमने कहा कि भाई दुनिया में सबसे पहले मैग्ना कार्टा ब्रिटेन लेके आया 1215 में, फिर उसके बाद 1787 में शायद अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसे इनबिल्ट किया और फंडामेंटल राइट्स पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दिया। फ्रांस ने भी काफ़ी मदद की थी, तो फ्रांस के लोगों को भी जो है लिबर्टी देनी थी। और फ्रांस तो मतलब इतना ज़्यादा मतलब कि फ्रांस ने तो बाकायदा वहाँ पे मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना के चला गया। तो आप देखेंगे अमेरिका के अंदर जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो फ्रांस ने बनवाया, और ये संदेश देने के लिए अमेरिका को कि अमेरिका इस बात का हमेशा ध्यान रखे कि हमने भी आपकी मदद की है आज़ादी में। जनरल लाफायट जो थे फ्रेंच की तरफ से लड़ रहे थे, और उधर से आपके जो है फ्रैंकलिन थे शायद, मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन उधर से थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका की साइड से थे, और इधर से जो है वो आपके यही कार्निवल्स जिनकी वजह से आप सिविल सर्विसेज अभी कर रहे हैं जो कुछ भी है, तो लॉर्ड कार्निवल्स, ये तीनों उधर थे। तो वहाँ पर तो जनरल लाफायट ने वहाँ पे बाकायदा जो है अमेरिका को कह दिया कि भाई यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना के जा रहा हूँ, दिस इज़ द मैसेज दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट द पीपल ऑफ फ्रांस, दोज हु आर लिविंग हियर, ऑलवेज नीड लिबर्टी। और उस लिबर्टी का ख्याल जो है रखेगा अमेरिका। इसी वजह से उन्होंने फंडामेंटल राइट में फ्रांस के लोगों को भी जो है जो वहाँ पे रहे उनको भी अधिकार दिया। हमने भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने कहा कि हम भी अपने देश के लोगों को फंडामेंटल राइट्स देंगे। सरकार तानाशाह ना हो जाए, एरिस्टोक्रेट ना हो जाए, ठीक है ना, ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी बेसिकली, नॉट ऑटोक्रेसी इज अ डिफरेंट थिंग, एरिस्टोक्रेसी में ना आ जाए। इसीलिए जो है सरकार के ऊपर थोड़ा सा चेक लगाने के लिए एक अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया, आर्टिकल 32, और बाकी दे दिए किसको, पब्लिक को, लोगों को, जनता को। हमने फंडामेंटल राइट्स दिए। लेकिन जब राइट्स की बात थी तो राइट्स क्या थे कि बेसिकली बहुत तरह के राइट्स की बात हुई। मैंने आपको बताया राइट टू हेल्थ, उसकी भी डिमांड हुई, राइट टू क्लीन एयर, उसकी भी डिमांड हुई, राइट टू एजुकेशन, उसकी भी डिमांड हुई, राइट टू आई विल से यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी भी डिमांड हुई, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उसकी भी डिमांड हुई, काफ़ी सारी चीज़ों की डिमांड हुई। लेकिन बेसिकली हकीकत ये थी कि हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी उतनी बेटर नहीं थी उस टाइम पे। तो हम सब तरह के अधिकार कैसे दे सकते थे? हम जो मांग रखी जा रही है, जिन तरहों के अधिकारों की मांग रखी जा रही है, उन सबको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में कैसे रखते? और अगर हम उन सबको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में रख देते हैं, जैसे राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू एयर, राइट टू प्राइवेसी तो चलो कोई नहीं, लाइफ की बात है, बट उस टाइम नहीं थी ये सब चीज़ें। राइट टू आई विल से राइट टू कंस्ट्रक्टेड, राइट टू क्लीन रोड, ये सब चीज़ें अगर हम रख देते उस टाइम पे, या आप पंचायत की व्यवस्था रख देते। पंचायत के लिए हम दो लेयर की गवर्नमेंट स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे इंडिया के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हम उसका एक्सपेंस बियर नहीं कर पा रहे थे। हम अगर लोकल गवर्नमेंट भी रख देते, पंचायत भी रख देते, तो फिर हम वहाँ पैसा कहाँ से लेके आते? समझ रहे आप बात को? तो पैसे लाने की इतनी दिक्कत थी कि भाई पैसा यहाँ से इन सब चीज़ों के लिए कैसे आएगा? तो हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी अच्छी नहीं थी। तो हम चाहते थे कि कुछ अधिकार जो हैं हम अभी दे दें और कुछ अधिकार जो है हम भविष्य में दें। और उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे BN राव, बंगाल नरसिंह राव। तो उन्होंने ही ये एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि देखो अंबेडकर, दो तरह के राइट्स का लिस्ट बनाओ। एक लिस्ट जो है जिसको हम अभी तत्काल जो है हम अभी के अभी जो दे सके, कुछ ऐसे अधिकार दो, कुछ अधिकार ऐसे हो जिसको हम ऑन द स्पॉट दे सके, हम अभी दे सके, और कुछ अधिकार ऐसे दो जो आने वाली भविष्य के सरकारों को जो है
आने वाले समय में जो भविष्य में सरकार होंगी उनके ऊपर इसका दायित्व होगा कि जैसे जैसे उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अच्छी होती चली जाएगी, उनकी पॉलिटिकल विल जितना स्ट्रांग होता चला जाएगा, वो लोग जो है वो बाकी सारे राइट्स को जो है फ्यूचर में देते जाए, जिसे कहा गया फ्यूचर राइट्स। तो ये वाला जो ऑन द स्पॉट जो दिया गया, इसको रखा गया पार्ट 3 के अंदर, जिसको हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाते साथ ही दे दिया गया, और कुछ अधिकार थे इसको जो है आने वाली सरकारों पे छोड़ दिया गया। उनको उनको इंस्ट्रक्ट किया गया, उनको गाइडलाइंस दिए गए कि देखो आप जब भविष्य में कभी भी कानून बनाना ना, तो इनका ख्याल रखना, इस वाले लिस्ट का ख्याल रखना जो इसमें है डीपीएसपी में। और ये डीपीएसपी में ये जो लिस्ट है, इसमें क्या क्या आते हैं सारी बातें ही लिखी हुई है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 में। जैसे जैसे सरकार की इकोनॉमिक कैपेसिटी बनेगी, सरकार वो सब चीज़ें देती चली जाएगी। तो समझ में आया, कुछ अधिकार जो ऑन द स्पॉट दे दिए गए, और कुछ अधिकार जो कहा गया कि भविष्य में सरकार की इकोनॉमिक कैपेसिटी होगी तो सरकार देगी। यह है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 36 से लेकर 51, जिसके बारे में हम बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में। समझ में आया आपको? 2 तरह के अधिकार, एक फंडामेंटल राइट्स जो ऑन द स्पॉट दे दिए गए, आपको बोलने का अधिकार उसके लिए क्या पैसा चाहिए, उसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, दे दिया। उसके लिए इकोनॉमिक कैपेसिटी की क्या ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद जो है हमें कहीं जाने आने का अधिकार, इसके लिए काहे का पैसा। कानून के समान सबको समानता, इसके लिए काहे का पैसा, इसके लिए काहे की इकोनॉमिक कैपेसिटी। सबके बीच में समानता और समता बनाना, इसके लिए काहे की इकोनॉमिक कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट। इन सब चीज़ों के लिए कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन पंचायत की व्यवस्था बनानी है, तीसरे लेयर की गवर्नमेंट बनानी है, भाई आप 30 लेयर की गवर्नमेंट बना दो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन खर्चा भी तो उठाना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, आप देखो लाखों करोड़ों का खर्चा होता है। जो पब्लिक डोमेन में जितना पैसा दिखाया बताया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा पैसा खर्च होता है, सबको पता है ये सब बातें। सरकार कम तेज है। एक कंपनीज एक्ट के अंदर एक सेक्शन है, आप कभी उसे पढ़ना, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का सेक्शन है कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 182, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज। आप पढ़ना इस सेक्शन को। पहले इसमें लिमिट हुआ करती थी 5% की, अभी हाल फिलहाल में वो लिमिट ही खत्म कर दी उन्होंने। कहा जितना पैसा देना है दो, बॉन्ड बना के पैसे दे रहे हैं लोग। समझ में नहीं आता क्या ये सब, बहुत पैसा लगता है। स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव होता है, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। ऊपर से आप कह रहे हैं कि पंचायत का चुनाव, और हर 5 साल में। अभी ऐसा हाल है कि हमारे पास बेरोजगारी अनंत है, फूड क्राइसिस चल रहे हैं देश के अंदर, शिक्षा जो है बिल्कुल अशिक्षित लोग हैं हमारे यहाँ पे, इसका मतलब करप्शन ज़्यादा होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं जो है वो एक चैलेंज है हमारे सामने, और ऐसे में अगर हम तीसरे लेयर की गवर्नमेंट बनाएंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो पंचायती राज के लिए मना कर दिया गया। उसी तरीके से देखेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस्तीफ़ा दे दिया जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुई, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। पंडित नेहरू की सरकार गिरने वाली थी। इस तरह के मसले हो गए देश के अंदर। देश नया नया अभी आज़ाद हुआ है वो भी, मगर एक बात थी, देश की आज़ादी को 70-75 साल हो चुके हैं, और आज भी पॉलिटिकल रैलीज के अंदर चुनाव के मुद्दे क्या है, एक तरफ हिजाब और एक तरफ भगवा। 80-20 की बात कहकर जो है चुनाव में, इलेक्शन में रैलियां होती हैं। आज के मुद्दे हैं ये। और उस वक्त जो है देश जो है इतने बड़े, मतलब जिसके देश के 2 हाथ के 2 बाजू काटे गए, एक तरफ पंजाब कटा, एक तरफ बंगाल कटा। देश में जो है सांप्रदायिक दंगे हुए, सांप्रदायिक हिंसा हुई, और उसके बावजूद भी जब 1951 और 52 के चुनाव हुए तो मुद्दे क्या आते हैं हमारे, समावेशी विकास, रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, ये सब मुद्दे थे उस टाइम पे। और देश की 70-75 साल की आज़ादी के बाद जब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, आज हम जो है चांद और मंगल पे हम पहुँचे हुए लोग हैं। आज ये हालत में देश है, और उसके बावजूद भी आज हमारे पॉलिटिकल इलेक्शंस के अंदर जो मुद्दे हैं वो क्या है, हिजाब या भगवा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ब्रो।
सीताराम और जय श्री राम पे हम लड़ रहे हैं। दीदी कह रही है सीताराम, हम कह रहे हैं जय श्री राम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस वक्त ऐसे हालात थे, क्या लोग रहे होंगे उस टाइम पे। ऐसे लोग थे शुरुआत में, तभी देश आगे बढ़ा भी। अभी वो क्या नाम है उनका, नाम भूल गया यार, पारथ नाम है शायद समथिंग, वो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की कैबिनेट में 20 करोड़ कैश। 20 करोड़ कम नहीं होते 20 करोड़। यार तुम कितने छोटे लोग हो यार, कितने छोटे लोग हो यार। 20-25 करोड़ में तुम यार हजारों करोड़ों के तुम इंसान और 20-25 करोड़ में बिक जाते हो। बड़ा बेकार हाल है। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री को एक बार एक पता नहीं कोई प्राइवेट कंपनी में कोई नौकरी लगी। उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, कंपनी की बस इतनी सी डिमांड है कि अपने पिताजी से एक बार साइन करवा के ले आओ, जिससे कि हमें यह एहसास हो जाए कि ऑथेंटिकेटेड पर्सन हमारे पास है। बस इतना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी का साइन लेके आ जाए, आपको नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी, तो मेरा करियर बन जाएगा। सुनील शास्त्री पिताजी के पास गए कि पिताजी साइन कर दीजिए आप इसके ऊपर, ऐसी सी बात है। उन्होंने बोला कि कल सुबह साइन कर दूंगा। बोला अभी कर देते क्या, मैं वो कल सुबह जाना था फिर लेके। कह रहे नहीं मैं कल कर दूंगा, कल मैं सुबह उठूंगा, पहले मैं इस्तीफा दूंगा प्रधानमंत्री के पद से राष्ट्रपति भवन में जाके, उसके बाद जो है मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं रहूँगा, तेरा बाप रहूँगा, फिर उसके बाद आकर मैं साइन करूँगा। अब मेरे अपने बाप होने की हैसियत से अगर तुझे नौकरी मिल सकती है तो ले लियो। ये ईमानदारी थी इन लोगों की। लाल बहादुर शास्त्री की माँ आ गई एक बार उनसे मिलने के लिए। तब ये रेलवे मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में। इनसे एक बार मिलने आ गई जो है लाल बहादुर शास्त्री की माँ। जब मिलने आई तो माँ उतनी शिक्षित नहीं थी, तो बोला कि मैं आप नीचे, जैसे होता है कि ना नीचे ऑफिस के बाहर जो है, तो पूछा उससे कि क्या कहते हैं, मेरा बेटा लालू, मैं लालू को ढूंढ रही थी, लालू कहाँ है ये। वो कह रहे लालू नहीं समझे माँ जी, पूरा नाम बताइए। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री नाम है उसका, पता नहीं कहाँ है, कह रहा था यहीं काम करता है। तो जैसे ही पता चला कर्मचारी को कि अरे रेलवे मंत्री को ढूंढ रहे हैं जो कुछ भी है, तो फटाफट जो है वो भाग के गए कि आपकी माँ आई है मिलने के लिए। तो बोला हाँ बुलाइए बुलाइए। माँ आई, जो कुछ भी है, फिर बात हुई, खान पीना हुआ, जो कुछ भी है। तो माँ जाते जाते बोली कि लेकिन लालू तू काम क्या करता है। सब पूछते हैं गाँव में मुझसे, मैं बता नहीं पाती कि काम क्या करता है। अरे माँ बड़ा काम है मेरा, चपरासी हूँ मैं यहाँ का, चपरासी हूँ मैं यहाँ पे। चपरासी बन गया तू? हाँ चपरासी है, कोई पूछे बता देना चपरासी हूँ मैं। जिससे कि माँ को कोई दिलासा देकर कोई करके जो है काम न निकलवाए। ऐसे लोग थे तो देश महान बना है हमारा, जिन्होंने इतने बड़े बड़े पोस्ट पे रहकर जो है, चाणक्य से एक बार मिलने आए। यूनान के कोई प्रसिद्ध कोई रहे होंगे, वहाँ के डिप्लोमेट रहे होंगे, वो मिलने आए, चाणक्य से मिलने आए। तो चाणक्य को देखा कि चाणक्य 2 लालटेन को रख के जो है कुछ लिख रहे हैं। एक लालटेन सामने रखा हुआ है, वो जल रहा है, और एक बुझा हुआ है, उससे लिख रहे हैं कुछ। जैसे ही आए वो चाणक्य की कुटिया में घुसे, कुटिया में रह रहे हैं बताओ प्रधानमंत्री, और वो भी कौन, मौर्य साम्राज्य के। वो कुटिया में जैसे एंटर हुए, उन्होंने देखा कि चाणक्य कुछ लिख रहे हैं, तो वो बैठ गए शांति से, और देखा कि लिख रहे हैं तो कुछ बोला नहीं। जब उन्होंने कंप्लीट किया तो लालटेन बुझाया, और फिर दूसरा वाला लालटेन जला दिया, पहला वाला बुझा दिया। तो उन्होंने कहा कि समझा नहीं मैं आपकी बात। ये कहा कि ये जो पहला वाला लालटेन था, ये आप को इसको क्यों बुझाया और इस वाले को क्यों जलाया आपने? उन्होंने बोला कि जो पहला वाला जो मैंने जला रखा था, वो मैं अपना पर्सनल काम कर रहा था, मैं अपना व्यक्तिगत कार्य कर रहा था, उसमें अपने लिए लिख रहा था। तो मैं सरकार के संसाधन का इस्तेमाल क्यों करूं? क्योंकि ये वाला लालटेन सरकार का है, साम्राज्य का है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं सरकार का काम कर रहा हूं, मैं राज्य का काम कर रहा हूं। तो जब मैं आपका काम करूं तो मैं अपना वाला संसाधन क्यों उपयोग करूं? मैं अपना बचा रहा हूं। इसे कहते थे ईमानदारी अपने कार्य के प्रति।
और ये करप्शन का तो ये हाल है हिंदुस्तान के अंदर। अब तो खैर अभी भी चरम पे ही है, क्या बोले। अगर एक लाइन लगाई जाए ना, चाणक्य ही कहते थे, चाणक्य की शुरुआत, चाणक्य के समय में मेगास्थनीस आए देश में। हिस्ट्री में पढ़ाते हैं कि चाणक्य जो है उन्होंने किताब लिखी इंडिका, उन्होंने किताब लिखी इंडिका नाम से, भारत के ऊपर, भारत के सामाजिक और जो सांस्कृतिक जो उस टाइम स्थिति थी उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी। उन्होंने बताया कि मैंने भारत के अंदर किसी भी घर के अंदर ताला नहीं देखा, ताला देखा ही नहीं मैंने, ताले का कॉन्सेप्ट ही नहीं था पूरे भारत के अंदर। मतलब ताला इन द सेंस घर को लगाने का, जो सबके घर खुले हुए हैं, क्यों? चोरी होती ही नहीं है। इतना बढ़िया प्रशासन बना रखा था चाणक्य ने। चाणक्य अपने विद्यार्थी को सिखा रहे थे एक बार, अपने, वो भी तो आचार्य थे, तो वो सिखा रहे थे। वो कह रहे कि प्रशासन के अंदर जो भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार बिल्कुल उसी तरह से होता है। भ्रष्टाचार की शुरुआत कब हो जाए इसका पता बिल्कुल वैसे ही नहीं पता लगा सकते हैं हम, जैसे कि समंदर के अंदर जो मछली है ना, कब समंदर का पानी पीने लग जाए, तो उस प्रशासन में कर्मचारी कब भ्रष्टाचार करने लग जाए इसका पता नहीं लगा सकते हम लोग। जैसे कि हम समंदर में मछली का पता नहीं लगा सकते कि वो कब पानी पीने लग जाएगी समंदर का। तो स्टूडेंट ने बोला कि फिर क्या किया जाए, क्या तौर तरीका क्या है इसका, कुछ तो सॉल्यूशन निकालो फिर, ऐसे तो फिर प्रशासन हमारा जो है वो भ्रष्टाचार की में लिप्त हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा देर तक किसी भी कर्मचारी को जो है किसी भी एक डिपार्टमेंट में किसी एक स्थान पर ज़्यादा देर तक ना रखे, ट्रांसफ़र करे। तो ये ट्रांसफ़र सिस्टम जो हम सुनते रहते हैं, ये इसलिए लाया गया था। उपयोग क्या कर रहे हैं? कोई अच्छा काम करने वाला था, काम करने ही वाला था, कितने में ट्रांसफ़र करवा दिया, एक्शन लेने वाला था कि ट्रांसफ़र करवा दिया। लाया किस लिए गया था? कि करप्शन ना कर पाए। कहीं पे जैसे कोई नए डिस्ट्रिक्ट में आया कोई डीएम, वो जैसी जान पहचान बना रहा है वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट से, वहाँ के कोऑपरेटिव से, उतने में ही क्या है वो उसका ट्रांसफ़र करवा दिया, चल बेटा बाहर। अब वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, फिर वो टाइम लगाएगा जान पहचान बनाने में, इतना फिर वहाँ से ट्रांसफ़र, तो करप्शन कर ही नहीं पाएगा। तरीका ये था। यहाँ पे अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है डीएम, उसका ट्रांसफ़र करवा दिया, ले खेल ले। करप्शन का तो ये हाल है हमारे यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये हाल था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ाते हैं हम। है टॉपिक कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है मुझे तो पता नहीं आप लोगों को मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन आएगा यार, समझो। मैं ले आऊँगा खींच के यहाँ पे, क्या करोगे जल्दी सिलेबस ख़त्म करके, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में तो ये हाल था कि मतलब इतना करप्शन कि वहाँ के जो चौकीदार होते थे ना, वो किसी को अगर शिकायत लेके आना होता था अलाउद्दीन खिलजी के पास, तो उसके लिए भी पैसा मांगते थे। अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान की नज़र में आने के लिए मांगते थे पैसा, तो उसे ही कहा गया नजराना। तो ये जो शब्द है ना नजराना, ये नजराना शब्द आया ही अलाउद्दीन खिलजी के समय में था वहीं से प्रचलित हुआ है। और वहाँ पे अगर अलाउद्दीन खिलजी ने कोई शिकायत बताई, अगर उसने काम करवा दिया और काम अगर हो गया, तो वापसी में आते समय फिर देना पड़ता था शुक्रिया अदा करने के लिए। और बाद में तो इतना बुरा हाल हो गया प्रशासन का कि प्रशासन ज़बरदस्ती लेने लग गया अपना हक समझ के, तो ज़बरदस्ती से बना जबराना, हकराना। अलाउद्दीन खिलजी को पता चला ये सब कि अच्छा करप्शन तेज़ी पे चल रहा है। उसने भी एक से एक सफाई जो है क्या कहते हैं, मतलब लगा दिए, गुप्तचर लगा दिए। और जब गुप्तचर लगाए तो एक बार जो है इसने कहा कि इसको बताया कि बाज़ार के अंदर बहुत धांधली होती है हमारी सरकार। जैसे 1 किलो मांगो तो 900 ग्राम देते हैं, 900 ग्राम मांगो तो 800 ग्राम देते हैं, इस तरह का हाल है। बोला अच्छा एक काम करो, जाओ गोश्त खाने का मन कर रहा है, लेके आओ। गोश्त खाने के लिए भेज दिया बाज़ार के अंदर अपने ही छोटू को, जा छोटू लेके आ। वो गया लेके आया। जब वो लेके आया 1 किलो लेके आया, इसने अपने तराजू पर रखा, उसमें 100 ग्राम कम था। ये छोटू को लेके पहुंच गया बाज़ार में कि किसके पास से लेके आया, चल। जब वहाँ पहुँचा तो उसके तराजू पे रखा, उसे बोला कि तोलो इसे। उसने तोला, उसमें 1 किलो पूरा निकला। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना तराजू रखा, उस पर तुलवाया, 100 ग्राम कम निकला। अलाउद्दीन खिलजी ने उसका पेट फाड़ कर जो है उसके अंदर से जो है अतड़ियाँ जो है सारी की सारी बाहर निकाली, वहाँ पे 100 ग्राम रखा। बोला अब पूरा हुआ है, अब पूरा हुआ है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी वॉज अ पर्सनैलिटी, मतलब इन सब मामलों में तो बड़ा अच्छा काम किया है। बाकी चीज़ों में जो भी इतिहास उसका आकलन जैसे करे वो उसकी मर्जी है, बट हाँ यहाँ पे एक अच्छा काम किया इसने। ऐसी रॉबर्ट क्लाइव पे मुकदमा चल गया हिंदुस्तान से जाने के बाद, खूब पैसा कमाया उसने, उस पर मुकदमा चल गया कि अच्छा ये 50 करोड़ रुपए तक की कीमत। उस टाइम में दुनिया में सबसे पैसे वाला इंसान में से नाम आने लग गया रॉबर्ट क्लाइव का। सो इतना पैसा लेके गया वो इंडिया से,
बताते हैं कि 50 करोड़, 50 लाख के करीब कह गए थे उसके पास इनकम। उस ज़माने में 50 लाख बहुत होते थे। ये बात है 1765 की। इसके ऊपर एक मुकदमा चला 1765-1770 के बीच में पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर चला तो इसने बोला कि इसके ऊपर आरोप लगे कि आपने 50 लाख रुपए कंपनी के जो हैं घूस में कमाए, ये है वो है ऐसा वैसा। इसने बोला जी बिल्कुल कमाए, कबूल करता हूँ, बल्कि मैंने तो भारत के लोगों के सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने वहाँ के राजाओं से, वहाँ के सुल्तानों से मैंने तो हाथ जोड़ दिया कि भाई बस अब और नहीं चाहिए। वो तो मुझे 50 करोड़ रुपए दे रहे थे, मैं 50 लाख में मान गया। मेरे पास इतना ऑफर था, इतना पैसा था वहाँ पे। और रियलिटी है, एक दूसरे का कत्ल किया। ये मीर जाफ़र जो है छोटा, इसी की वजह से तो जो है सिराजुद्दौला जो है वो हारा। फिर सिराजुद्दौला का दामाद मीर कासिम, उसने पैसे दिए कंपनी को 29 लाख रुपए, और तब जाकर जो है फिर इसको हटाया मीर जाफ़र को। और उसके बाद भी एक से एक लाए, इस्लाम शाह जो भी आए सारे के सारे ऐसे आए। इस तरह का करप्शन का हाल है। आज़ाद हिंदुस्तान में कम हुआ? आज़ाद हिंदुस्तान में कोई सोच पाएगा कि सबसे पहला घोटाला ही जिस चीज़ पे हुआ है वो शर्म की बात है, बताने में अच्छा लगेगा। स्टूडेंट लोग गलत आकलन कर लेंगे देश के बारे में। ऐसी चीज़ में घोटाला कर दिया शुरुआत करते साथ ही। बोफोर्स का स्कैंडल हुआ है, बोफोर्स के बाद ये जेपी हवाला का जो केस हुआ, हर्षद मेहता का स्कैम कोई छोटा मोटा स्कैम था। 2G स्पेक्ट्रम हुआ, कोयला का घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ, मतलब लगी हुई है, लाइन लगी पड़ी है। माल्या का सीन हो गया, नीरव मोदी का सीन हुआ, पूरी फहरिस्त लगी हुई है। अब ऐसे तो फिर बताने लगे पता नहीं कितना आ जाएगा। अब मुझे ये जानना है कि ये टॉपिक शुरू कहाँ से हुआ था। DPSP से। ओके, तो दैट इज़ ऑल कि DPSP के अंदर जो है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के अंदर कुछ अधिकार ऐसे थे जो मतलब शुरुआत में दे दिए गए, जो हमारा फंडामेंटल राइट चैप्टर 3 बना। और कुछ पार्ट 4, इसमें क्या है, इकोनॉमिक कैपेसिटी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी गई। और सरकारों पे भविष्य में आने वाली जो गवर्नमेंट है उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन और एक गाइडलाइंस की तरह, इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन DPSP को, कि अगर भविष्य में कभी कानून बनाना तो यार गरीब जनता की थोड़ी देख लेना यार, ठीक है। उस वक्त नहीं था संभव कि हम सबको पंचायत की व्यवस्था दे सके, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सके। हाँ, ईमानदारी से बात शुरू हुई थी यार, अब याद आया। डॉक्टर BR अम्बेडकर और नेहरू जैसे लोगों की बात ही अलग थी, मतलब गजब लोग थे। उसके बाद SC/ST के लिए जो है वेलफेयर के स्कीम्स लेके आना नहीं था उस टाइम इतना संभव, बट धीरे धीरे कहा गया। न्यूट्रिशन का लेवल राइज करना, अभी 2 रुपये 3 रुपये किलो के में गेहूँ मिलता है, 3 रुपये गेहूँ, 2 रुपये 3 रुपये चावल, 2 रुपये गेहूँ, 1 रुपये अदर आइटम्स में जो है इतने सस्ते मिलते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी का जो एक्ट है वो हमें इतना सस्ता अनाज देता है। एक ज़माना ऐसा था कि खाने के पैसे नहीं थे हमारे पास, खाने के लिए अनाज नहीं था। हम अमेरिका से PL 480 मंगाते थे, और वो छोटा 62-65 के बीच में उसने हमें कौन सा वाला गेहूँ भेजा जो शुगर को खिलाते, बताओ। शुगर को खिलाने वाला गेहूँ जो है उसने हमें भेजा, ऐसे हाल। और ये अमेरिका को, हालांकि हमने अभी ला दिया, अभी अमेरिका हमारे सामने आके झुक रहा था, इसको तो कितनी बार झुका दिया अमेरिका क्या। इसलिए कहता ना, पैसे वाला होना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ देश हैं जिसको कोई नहीं कभी झुका पाया, जैसे जापान है। जापान क्या रिस्पेक्टेड कंट्री है। तुम ऐसा बम बना के बैठे हुए हो, जापान को भी दो थोड़ा सा ऐसा कुछ, फिर देखो तुम, जापान तुम्हें खेल दिखाता। ठीक है, अब एक परमाणु का अगर दाग हटा दिया जाए, वो चुनौतियों से लड़ता हुआ देश रहा है हमेशा। प्राकृतिक चुनौतियां उसके सामने हमेशा खड़ी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो अपने आप को खड़ा कर लेता है, और उसके अंदर ईगो 1% नहीं है। ये इंडिया पाकिस्तान 1947 में अलग हुए, और ये पाकिस्तान जो है, ये अगर ये हमारे साथ कोऑपरेट कर लेना तो हम पूरे के पूरे साउथ एशिया के अंदर रूल करेंगे। हम नहीं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑल्सो, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा। और ऐसा नहीं, इंडिया ने बहुत बार हाथ बढ़ाया आगे कि यार ठीक है यार,
चलो ठीक है, हो सकता है कि अब की बार कोई नया जो है आया है जो संभालेगा या समझेगा देश को। फिर हर बार ऐसे ही इनके प्रधानमंत्री के नाक के नीचे कोई जनरल जो है अटैक कर देता है, इनको पता नहीं चलता। प्रधानमंत्री तो ऐसे लेके बैठे हुए हैं, 25 साल हो गए इनके संविधान नहीं बना। तो पाकिस्तान समझे, ये देखो जापान, अमेरिका ने 1945 में इस पर अटैक किया और 1946 में इसके साथ ही खड़ा होकर जो है देश की डेवलपमेंट का पॉलिसी बनाने लग गया। आज देखो जापान का है, वो भी अगर ईगो पे ले लेता कि इसने हम पे अटैक किया, हम इसको देखेंगे नहीं कहीं पलट के, आज जापान यहाँ खड़ा होता क्या? पिछले 30 साल से लगातार जो है जापान टॉप 5 में है वर्ल्ड के अंदर, और इतना सा टिन्नू सा देश है, और टिन्नू सा देश होकर जो है अच्छा ये चाइना तो अब जाके डेवलप हुआ है, इतना बड़ा देश। इंडिया तो अब जाके जो है 21st सेंचुरी में अपने आप को लीड पे लेके आ रहा है। जापान तो कब से है, 0% ईगो है उसके अंदर। वो जानता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी। इंटरनेशनल रिलेशन में कभी परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमी नहीं होते हैं, ये पाकिस्तान समझता ही नहीं है, बेवकूफ़ नालायक। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे कैपेसिटी से बाहर थी, इसीलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अलग रखेंगे, डीपीएसपी को अलग रखेंगे, और डीपीएसपी के तहत हमने ये डिसाइड किया कि ये लिस्ट है, इसका ख्याल रखे सरकार, ठीक है, फ्यूचर गवर्नमेंट्स। और ये क्या कहा गया, ये प्रिंसिपल्स की बुक है, ये गाइडलाइंस है, ये प्रिंसिपल्स है, ये गाइडलाइंस है, ये इंस्ट्रक्शंस है, किसको? फ्यूचर गवर्नमेंट्स को, कि जब भी कभी कानून बनाना तो ख्याल रखना है इसका, ठीक है, जब भी कानून बनाना। आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में क्या क्या है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।